नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे एमजीजीएस विद्यालय से संबंधित 3 सवालों के बारे में जो बहुत से साथियों ने मेरे से पूछे हैं। एक 10 नंबर बोनस केस को लेकर क्वेश्चन है, दूसरा कितने % डिलीट या बोनस मिलने वाले हैं, और तीसरा है एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना कंपलसरी है नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। और चौथा जो है वो है डीपीसी को, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को एक अमेंडमेंट जारी किया है, उससे संबंधित अपने बात करेंगे। तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आशा करता हूँ आपके जो जहन में क्वेश्चन हैं उनका संतोषजनक जवाब आपको मिलेगा। अगर आपको संतोषजनक जवाब मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक भी शेयर करें ताकि उनकी समस्या का भी समाधान हो सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 10 नंबर बोनस केस को लेकर, बहुत से साथियों के कमेंट मेरे वीडियो पे और कॉल करके आ रहे हैं कि ये जो केस लगा है, आप तक ये सूचना तो पहुंच गई होगी भी होम डिस्ट्रिक्ट में 10 नंबर बोनस दिए जा रहे हैं, और अदर डिस्ट्रिक्ट से आप अगर आते हो तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट वाले नंबरों से 10 नंबर एक्स्ट्रा लेने होंगे अगर आपको उनको कंपटीशन देना है। इससे संबंधित राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आरपी सैनी साहब ने एक केस लगाया है, बहुत से साथियों ने वो केस लगाया है। तो कई साथी कह रहे हैं भी उसके अंदर पिटिशनर बनना ज़रूरी है, कई साथी ये भी कह रहे हैं भी हम नहीं बने तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं भी जब भी कोई बंदा या कोई व्यक्ति केस लड़ता है तो उसके पास समय के साथ साथ बहुत सी पूंजी भी व्यय होती है। अगर आपको ये नियम हटने से फ़ायदा हो रहा है तो आपको जो भी ये केस टीम लड़ रही है उनका सहयोग करना चाहिए। और जो सभी जो साथी हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं वो सब फाइनेंस पैसे के मामले में किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है। तो अगर आप इस केस में हिस्सा लेते हैं और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना समय और पूंजी दोनों दी है, तो उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। दूसरी बात, इस केस का फैसला क्या हो सकता है, तो इस केस का फैसला सबके लिए ही लागू होगा, किसी भी पर्सनल व्यक्ति के लिए लागू नहीं हो सकता। इसके कुछ कारण हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के केसेस से या जो रूल रेगुलेशन से संबंधित जो केस है इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ तो इनसे वाकिफ़ हूँ। कारण ये है कि किसी एक व्यक्ति को आप बेनिफिट कैसे दे सकते हैं। किसी भी, आप सभी को पता है इस एग्ज़ाम होने के बाद में कट ऑफ का निर्धारण अलग अलग तरीके से होगा। सेकंड ग्रेड का संभाग स्तर पे होगा, टीचर का जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, और अन्य जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उनका राजस्थान लेवल पे होगा। तो ये 10 नंबर बोनस जो है वो हर एक ज़िले के अलग अलग हैं। इस केस में भाग लेने वाले सपोज करो 15 या 20 कैंडिडेट जो 5 या 7 ज़िलों से संबंध रखते हैं, तो क्या आपको लगता है भी ये केस का पॉजिटिव आने पर भी सिर्फ 5 से 7 ज़िलों की ही मेरिट में अंतर आएगा, या इन 5 से 7 ज़िलों की मेरिट को ही ये केस डिफेक्ट करेगा? ये नहीं हो सकता है। ये अगर केस डिफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा तो पूरे राजस्थान की सभी ज़िलों पे डालेगा, नहीं तो कहीं नहीं डालेगा। इसलिए इस केस को मजबूत करने के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम फ़ायदा ले लें और हम केस लगा कर हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, कई साथी ये भी कहेंगे भी वो एडवोकेट कह रहा था वो है, तो एडवोकेट कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास आप कोई भी केस लेके चला जाओ। एडवोकेट अपनी रोजी रोटी को मारने के लिए आपको ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपको हर एक आपके सवाल पे यही कहेगा हाँ करवा देंगे। होगा कैसे वो टाइम बताएगा। दूसरा जो पर्सन है, शायद आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, दूसरा है डिलीट पर्सन। तो इस एग्ज़ाम के अंदर 5 या 4-5 पर्सन ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है, वो क्वेश्चन डिलीट किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है भी कितने क्वेश्चन हैं, ये तो आप सभी को जानकारी है। यूट्यूब पे पिछले 3 दिन से यही चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन पर कैसे अपने को आपत्तियां लगानी हैं, और इंग्लिश का मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, तो इसलिए मैंने इससे संबंधित कोई वीडियो नहीं डाला आपके लिए। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ भी 4-5 जो क्वेश्चन
विरोधाभास है, अगर उनमें कुछ चेंजेज होता है तो रिजल्ट क्या रहने वाला है, भी डिलीट होंगे या बोनस मिलेंगे। मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या ये पर्सन डिलीट होंगे या बोनस मिलेगा सभी को, तो ये क्वेश्चन डिलीट होंगे, क्योंकि आरपीएससी पैटर्न है इस एग्ज़ाम का, जिस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें बोनस नहीं दिया जा सकता, उसमें हमेशा क्वेश्चन डिलीट होता है और जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनमें उनका अंक बाहर जोड़ दिया जाता है, जैसे आरपीएससी अपने एग्ज़ाम में करती है। रीट वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बोनस मिलता है क्योंकि उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तीसरा जो प्रश्न है वो है, एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग में भाग लेना ज़रूरी है क्या। भी किसी ने होम डिस्ट्रिक्ट वाले साथी ने एग्ज़ाम दे दिया और वो पास भी हो रहा है, अब उसको ये लग रहा है कि अगर मैं पास हो जाऊंगा तो अगर मेरा जो अभी स्कूल है उससे दूर स्कूल नहीं मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शनल काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर जो लिस्ट निकलेगी वो उतने कैंडिडेट की ही निकलेगी जितने कैंडिडेट उनको चाहिए। एक्स्ट्रा कैंडिडेट पास नहीं किए जाएंगे। अगर किसी ज़िले में 50 सीटें हैं तो 50 कैंडिडेट ही पास किए जाएंगे और उन्हीं 50 कैंडिडेटों को काउंसलिंग के माध्यम से, अगर आप भाग लेते हैं काउंसलिंग में तो आप अपनी चॉइस ले सकते हैं, और अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो जो लास्ट में स्कूल बचेगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये तो था MGGS महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से संबंधित 3 सवालों के जवाब। इसके अलावा महत्वपूर्ण एक प्रश्न और है DPC को लेकर। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 30 तारीख यानी 30 अगस्त यानी कल एक ऑर्डर जारी किया है। राजस्थान सर्विस रूल 1951 में एक चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तन नहीं, उसमें एक नया नियम जो इसका उप नियम 26 है जो पदोन्नति से संबंधित है, जिसके अंदर ABC 3 पहले से रूल है जो पदोन्नति को लेकर है। ACP होने पर वेतन निर्धारण कैसे होता है, स्थायी कर्मचारी के लिए है। अब उसमें एक नियम और जोड़ा गया है 26D। 26D अस्थायी पदोन्नति को लेकर है। अब आप कहेंगे अस्थायी पदोन्नति क्या है। जब भी किसी कार्मिक की योग्यता पदोन्नति की होती है तो वो पदोन्नत हो जाता है, लेकिन जब भी किसी 2 ग्रुप बनते हैं जिसमें योग्यता को लेकर हो सकता है वो, या किसी अन्य कारण से विरोधाभास हो सकता है 2 ग्रुप्स के अंदर, तो कुछ कार्मिक स्थायी पदोन्नति रखते हैं यानी जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग, कुछ अस्थायी पदोन्नति रखते हैं जो दावा करते हैं भी हम पदोन्नति के योग्य हैं लेकिन गवर्नमेंट ने रूल गलत बना रखे हैं। अगर ऐसा कोई केस न्यायालय में चल रहा है जिसके अंदर स्थायी और अस्थायी पदोन्नति वाले कैंडिडेट हैं और उनकी वजह से डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें खाली पड़ी हैं, जैसे अभी आपको पता है ग्रेड 3 के अंदर पिछले 4 सालों से पदोन्नति नहीं हो रही है, इसी रूल को लेकर। रूल क्या था, एडिशनल को वैलिड करना है या एडिशनल को शामिल करना है या नहीं करना। अब उसके अंदर जो एडिशनल धारी हैं वो अस्थायी पदोन्नति की योग्यता रखते हैं, जबकि जिनके पास एडिशनल नहीं है, दूसरी डिग्री है, वो स्थायी पदोन्नति का रखते हैं। अगर ऐसे कोई 2 ग्रुप बने हुए हैं तो उन्होंने 26D जोड़ के कह दिया जो स्थायी पदोन्नति रखते हैं उनके बराबर हक भी अस्थायी पदोन्नति रखने वालों को दिए जाएंगे। पहले सिर्फ उनको शामिल करने का रूल था, अब उनको शामिल करने के साथ साथ उनको पद भी दिया जाएगा, उनका वेतन निर्धारण भी होगा, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होगा। लास्ट में जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग फैसला ले लिया जाएगा। ये तो था। ये इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे अब 4 साल पहले जिस ग्रेड 3 टीचर की पदोन्नति होनी थी उसकी अभी तक नहीं हुई है, 5 साल हो गए हैं। अगर वो उसी टाइम पदोन्नत, ये नियम उस टाइम होता और वो उसी टाइम पदोन्नत हो जाता तो आज वो लेक्चरर की पदोन्नति में शामिल होता, और शामिल क्या 5 साल में बहुत से सब्जेक्ट में तो लेक्चरर में पदोन्नति ही हो जाती है, तो वो आज लेक्चरर बन जाता, लेकिन अभी भी वो ग्रेड 3 के अंदर है। कितना फ़ायदा हो गया एक कर्मचारी को। और वेतन भी आज किसी कर्मचारी की सर्विस को 5 साल 5.5 साल हुए हैं और उसकी पदोन्नति हो गई तो उसको ACP का लाभ 5.5 साल में ही मिल गया। और इसी केस के चक्कर में अगर उसके 9 साल निकल गए और 9 साल बाद उसको पदोन्नति हुआ तो वो ACP तो उसको पहले ही मिल गई, तो वेतन लाभ नहीं मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो इस सब को देखते हुए ये नियम लाया गया है ताकि आप जब भी योग्यता रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी DPC हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये 26D जो नया नियम जोड़ा है वो समझ में आया होगा। और इससे
एडिशनल से संबंधित एक मैं पॉइंट और बता दूं, या किसी और केस से संबंधित भी आप इसको जोड़कर देख सकते हैं भी जब भी कोई कोर्ट निर्णय लेता है और उसमें पहले बेनिफिट दे दिए जाते हैं तो कोर्ट का निर्णय बाद में क्या रहता है। जैसे एडिशनल को पहले गवर्नमेंट ने पिछली बार 2018 की वैकेंसी के टाइम शामिल किया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा वो बाहर हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक शपथ पत्र के माध्यम से उनकी ज्वाइनिंग करवा दी। आज भी वो ज्वाइंड है, केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब वहाँ से अगर विपक्ष में भी केस आ जाता है तो उन कर्मचारियों को हटाया नहीं जा सकता, पहली बात तो, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अधिकार हो जाते हैं किसी कर्मचारी के भी, उसको सर्विस करते हुए 7-8 साल हो गए हैं, आप उसको कैसे हटा सकते हैं। दूसरा ये भी होता है भी जज के दिमाग में भी ये बात रहती है भी अब कर्मचारी को लाभ दे ही दिए गए हैं तो अब इसके आगे से ये नियम लागू कर दिया जाए भी आगे से इनको शामिल नहीं किया जाएगा या किया जाएगा। तो जिनको लाभ मिल जाता है उनसे लाभ वापस छीने नहीं जाते हैं, ऐसा कोई केस हमें सामने अभी तक नहीं आया है। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा जिनको अस्थायी के रूप में भी जिनको लाभ मिल जाएंगे तो उम्मीद रहेगी भी उनको बाद में ये लाभ छीने नहीं जाएंगे। हो सकता है आगे जो कर्मचारी और आएंगे उनको वो लाभ न दिए जाएं। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अन्य साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।